एमपीसीएल को सरकार ने बेच दिया है, मोटे दाम में बेच दिया है। कहीं ना कहीं उससे हजार कहीं सर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक की बात करूं तो कहीं ना कहीं उदासीनता दिखी है। देखिए ऐसा ना, औरों के तो दावे की मैं कहता नहीं, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। गैरसैंण में जो भी आज आधारभूत ढांचा बना है वो कांग्रेस सरकार की देन है। नमस्कार दोस्तों, भारत संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं इस वक्त ग्राम किलानी में जो जौरासीट के अंतर्गत आता है और यहाँ जो ये जो घर है ये दीपक भट्टी है जो वर्तमान में कांग्रेस के टिकट की दावेदारी कर रही है, उनका आवास है। तो आज इनके कैलानी गांव में हम आए हैं और ये इनका आवास है, आप देख सकते हैं पूरा घर है। इनसे हम बात करेंगे जो यहाँ के जटिल मुद्दे हैं, साथ साथ में जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह उत्तराखंड के अंदर युवाओं का एक मौका मिले आगे राजनीति आने का। सर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक की बात करूं तो कहीं ना कहीं उदासीनता दिखी है इस पूरे सल्ट विधानसभा के अंदर में, जहाँ से मैंने देखा है। कई ऐसी पूर्व में घटनाएं होती हैं जो सामने आती हैं सोशल मीडिया के माध्यम, हम भी उठाते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है कि जो विधायक की उदासीनता रही है सल्ट विधानसभा में? देखिए ऐसा है, उदासीनता की बात है तो वो तो जग जाहिर है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी दूरस्थ, आपका ये सल्ट विधानसभा का अंतिम गांव है, अंतिम ग्राम सभा है। आप यहाँ की स्थिति देख लीजिए, सल्ट विधानसभा मरचूला के पास से जहाँ से शुरू होती है, आप वहाँ के गांव की स्थिति देख लीजिए। आप शालदे बाजार की स्थिति देख लीजिए, आप देखाट की स्थिति देख लीजिए, आप सरायखेत की स्थिति देख लीजिए, आप भैरंखाल की स्थिति देख लीजिए, चाहे आप खोईधार और उधर की स्थिति देख लीजिए। कमोबेश सबकी स्थिति ऐसी ही है। 1 रुपये का कहीं कोई काम नहीं हुआ है। सल्ट विधानसभा के अंदर कोई भी इन 20 सालों में एक परिवार जो राज कर रहा है उसके द्वारा एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसा खड़ा नहीं करा गया कि जिसको वो अपनी उपलब्धि के तौर पे बता सकें कि हमारे द्वारा ये कार्य इस सल्ट विधानसभा में करा गया। इस सल्ट विधानसभा में पिछले 20 वर्षों से इनका परिवार जो है राज कर रहा है। अगर आप 5 करोड़ भी औसतन विधायक निधि मानेंगे 1 साल की मिल रही है तो 100 करोड़ रुपए की विधायक निधि बांटी गई है। उस 100 करोड़ रुपए की विधायक निधि का आप एक वो पुख्ता काम बता दें कि मैंने इस 100 करोड़ रुपए की विधायक निधि से सिर्फ एक ये काम कराया गया आपके क्षेत्र के लिए, सिवाय सड़कें खोदने के अलावा दूसरा काम नहीं है। और एक भी सड़क इनके द्वारा खोदी गई अगर ये बता देंगे कि ये आवागमन के लायक है तो आप लोग उसका भी मुआयना कर लीजिए। सिवाय जनता के गाड़ी कमाई की बर्बादी और अपने चेले चपाटों की जेब भरने के अलावा दूसरा काम इनके द्वारा नहीं करा गया है। जबकि विधायक होता है जनता की आवाज़। विधायक इसलिए चुना जाता है कि वो जा कर के विधानसभा में हमारी आवाज़ बने, हमारे मुद्दों की लड़ाई लड़े, हमारे स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा के जो हमारे ज्वलन समस्या हैं उनका निदान हो सके। आज हमारे वहाँ आपको एक्सरा कराना है तो उसकी सुविधा नहीं है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है और बाकी जो मेजर चीज़ें हैं तो उसकी तो बात ही करनी बेकार है। 2016 में उपराड़ी हमारा बराबर में एक गांव है। बिल्कुल। भूतपूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक पॉलिटेक्निक स्वीकृत कराया गया था। उस पॉलिटेक्निक की 101 नाली ज़मीन ग्रामीणों के द्वारा पॉलिटेक्निक के नाम भी करी गई, लेकिन 2016 से आज तक 26 आ गया, 10 वर्षों में एक ईंट वहाँ पर ये लगाने का काम इनके द्वारा नहीं करा गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ कोरी घोषणा और हवाबाजी के अलावा इनके पास कोई भी एक ठोस जो है रोड मैप इस सल्ट विधानसभा के लिए नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है कि एक कुर्सी में बैठे हैं और निश्चित ही इस बार जनता जो है परिवर्तन करेगी और कांग्रेस पार्टी का विधायक यहाँ से चुन करके भेजेगी। एमपीसीएल को सरकार ने बेच दिया है, मोटे दामों पर बेच दिया है। कहीं ना कहीं उससे हजार कहीं लोग का उनके पेट में सरकार ने सीधे लात मारने का प्रयास किया है। तो एमपीसीएल को बेचना क्या ऐसे कारण रहे कि आप क्या मानते हैं कि ऐसा क्यों किया सरकार ने? देखिए जो है कि अब ये तो हमारे जो देश की आर्थिक स्थिति है वो जग जाहिर है, सबसे छुपी भी तो है नहीं कि जब से 2014 से सरकार में आए इनकी आर्थिक नीतियों ने, चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, कमर तोड़ दी है। बिल्कुल। अर्थतंत्र पूरा खराब कर दिया गया है। तो सरकार इस तरीके की फैक्ट्रियों को बेच करके कुछ तो विनिवेश के द्वारा पैसा जुटा रही है। अब कुछ इस तरीके की रिपोर्टें भी आजकल छप रही हैं। अब भारतीय मीडिया ने तो इसका भी जो है कि क्या नाम कहते हैं वो करानी है, खंडन भी नहीं करा है, ना कोई इस तरीके की ऑथेंटिक रिपोर्ट दी है। पर विदेशी मीडिया में खबरें छप रही हैं कि 200 टन जो है सोना अभी बेच दिया गया है हमारा। और इसी तरीके से मोहन फैक्ट्री को विनिवेश के द्वारा बेचा जा रहा है। आर्थिक स्थिति खराब है। दूसरा जो पूंजीपति उद्योगपति सरकार के मित्र हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी जेब भरने के लिए और जो मोहन फैक्ट्री की बेस कीमती जो अरबों रुपए की जमीन है उसको खुर्द-बुर्द करने का ये प्रयास है। दीपक भट्ट जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आप
तैयारी कर रहे हैं, 2027 के चुनाव को देख समीकरण बन रहे हैं, तो ऐसे कौन से जटिल मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेके जाएंगे, और ऐसी कौन सी जो विचार हैं कि पार्टी आपको टिकट दे आगे 27 में चुनाव के लिए? देखिए, मुद्दे तो सड़क है, शिक्षा है, चिकित्सा है, और सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, कि हम इस पलायन को कैसे, जो हो रहा है हमारे युवाओं का, उसको कैसे रोकेंगे। उसके लिए रोज़गार सृजन का हम किस तरीके से रोज़गार सृजन कर सकते हैं। अब रोज़गार सृजन, अगर मैं बात करूं कि रोज़गार सृजन मैं घर बैठ के करूंगा तो ये तो संभव नहीं है। रोज़गार सृजन के लिए कोई भी नीति तब बन पाएगी जब सत्ता में हमारे लोग होंगे, हमारी जब सरकार बनेगी, तब हमारी आवाज़ देहरादून में सुनवाई होगी। तो जो जिन मुद्दों को हम उठाएंगे तब उन पर नीतियाँ बन पाएंगी, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे IT सेक्टर की कोई कंपनियां पर्वतीय क्षेत्र में लगाई जा सकती हैं। तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हुए, चाहे टूरिज्म का सर्किट बना करके, चाहे हमारे यहाँ जोरासी का क्षेत्र है, चाहे नागचूला खाल का क्षेत्र है, ये टूरिज्म सर्किट बनाते हुए यहाँ से एक मार्ग इस तरीके का, जैसे हमारी ये पिछले 15 साल से एक सड़क बन रही है जोरासी जयखाल, अगर ये नागचूला खाल जुड़ जाती तो यहाँ से हमारा गैरसैंण जाना की दूरी कम हो जाती, सड़क हमारी आवागमन जो है सुचारू हो जाता। तो युवा जो है अगर क्षेत्र में आकर के कुछ काम करना चाहेगा, अगर उसको आज नागचूला खाल में कोई एक ढाबा चलाने के लिए जाना है, मान लीजिए गैरसैंण राजधानी जिस तरीके से हमारी सरकार ने, वो हमारी पार्टी ने कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोदियाल जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार इस प्रदेश में बनेगी तो हमारा जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम गैरसैंण में होगा। दीपक जी, आपने बात जिस तरह की, लगातार आपकी सरकार भी मांग कर रही है कि गैरसैंण राजधानी बने, और मौजूदा सरकार भी यही कहती है कि हम स्थायी राजधानी बना के बैठ गए हैं, और दूसरी तरफ यूकेडी जो ये कह रही है कि तीनों पार्टियां कह रही है कि हम स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाएंगे, या हम जो देहरादून की जो पहाड़ में राजधानी हो। तो आप कितना क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा ना, औरों के तो दावे की मैं कहता नहीं, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। गैरसैंण में जो भी आज आधारभूत ढांचा बना है वो कांग्रेस सरकार की देन है। बिल्कुल, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, माननीय हरीश राव जी के नेतृत्व में सरकार थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर जो आप विधानसभा का भव्य, आप दिव्य और भवन देखते हैं, वो हमारी ही देन है। वो उसमें ये तो सब सिर्फ खोखले, इनकी तो सिर्फ खोखले दावे हैं और गाल बजाने का काम है, और आगे भी जनता हमें मौका देगी तो हम निश्चित तौर पर ये स्थायी राजधानी जो है गैरसैंण में बनाएंगे। लेकिन दीपक जी, कहीं नेताओं की पूर्व मैंने भाषण सुने, तो कहते हैं कि जो गैरसैंण में ठंड बहुत लगती है उनको, तो ये कोई बेतुक बयानीबाजी जो चलती है नेताओं द्वारा कि गैरसैंण तो ठंडा है, वहाँ की अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, तो हम वहाँ रहना मुनासिब नहीं है, तो क्या ऐसे बयानबाजी नेताओं को करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, अगर ये हमारा तो पर्वतीय 70% करीब हमारे राज्य का जो है पर्वतीय भूभाग है, और इससे भी ज़्यादा बैठेगा। अगर इस तरीके की कोई व्यक्ति की सोच है तो उसको तो इस पर्वतीय राज्य में राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और ये तो भाई पर्वतीय स्टेट ही बना है ना, हम लोगों ने तो हिमालयन स्टेट की मांग करी थी, उत्तराखंड तो जो बना है पर्वतीय स्टेट तो है। बिल्कुल। अगर आपको पहाड़ में ही ठंड लग रही है तो आप उत्तर प्रदेश या और किसी राज्य में जाकर के आप राजनीति करिए, कोई रोक तो नहीं रहा, पूरा देश आज़ाद है, कहीं भी आप जा सकते हैं, सबको अधिकार है, संविधान मिले हुए। बिल्कुल। तो ये तो भाई मैं नहीं मानता कि इस बात में कोई हुआ है, सबका अपना अपना मानना है, पर हमारा तो मानना यह है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी जब तक पहाड़ का काम नहीं आएगी तब तक इस पहाड़ का भला होने वाला नहीं। बिल्कुल सही बात कही कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी वाकई में काम जरूर आता जब वो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसियाँ यहाँ के युवाओं को मिलती है दीपक जी। लेकिन ऐसे कैसे कारण रहे कि आज वो जो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसियाँ हैं, एम्स ऋषिकेश की जो वैकेंसियाँ हैं, वो बाहरी युवाओं को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कैसे ही सवाल उठता है कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम क्यों नहीं आते? देखिए, ये तो सब सरकार की नीतियाँ हैं और सरकार भी जनता के द्वारा चुनी गई है, तो उसका अच्छा और बुरा काम तो जनता को ही झेलना पड़ेगा। अब तो ये तो एक छोटा सा मुद्दा है कि पोस्टमैन आए हैं, ये तो एक चीज़ दिख गई कि हरियाणा से लोग आए हैं। हमारा तो मानना यह है कि पहले जो भर्तियों में हमारे पर्वतीय उत्तराखंड में पूरे क्षेत्र में जिले कैडर के हिसाब से भर्ती होती थी। पुलिस की भर्ती होती थी तो अल्मोड़ा की अलग आती थी, पिथौरागढ़ की अलग आती थी, नैनीताल की अलग आती थी, बागेश्वर की अलग आती थी। तो जिले के हिसाब से भर्ती होती थी, तो उस जिले का आदमी वहाँ फॉर्म भरता था, भर्ती हो जाता था। एक या कोई दूसरे जिले जनपद में भी भर देता था तो वो एक ही जनपद में फॉर्म भर सकता था। बिल्कुल। इस तरीके से आदमी भर्ती होता था। लेकिन जब से ये सरकार आई है तो इसने क्या करा कि क्या नाम कहते हैं, पूरा एक स्टेट सेक्टर पर, स्टेट लेवल पर भर्ती करनी शुरू कर दी। तो क्या हुआ, अब आज आप देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में पहले जो वन विभाग में भर्ती होती थी वो डीएफओ लेवल पे होती थी, फॉरेस्टर की फॉरेस्ट गार्ड की। तो जो आदमी डेली वेज में भी काम करता था वो भी जो है बाद में पक्का हुआ और वो फॉरेस्ट गार्ड बन गया। बिल्कुल। लेकिन इस सरकार ने नीतियाँ ऐसी बनाई कि पहाड़ का आदमी किसी भी तरीके से पहाड़ में रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। वो जिस तरीके से जाएगा तो तभी अपने उद्योगपति मित्रों को और पूंजीपतियों को ये जो हमारे पहाड़ की जो बेशकीमती ज़मीन है इस पर इनकी नज़र है
कि किस तरीके से जब हमारा पहाड़ खाली होगा तभी इसको खुर्द-बुर्द करके इसको गैर आबाद घोषित करने के बाद, सरकारी संपत्ति घोषित करने के बाद ये अपने उद्योगपति मित्रों को इस ज़मीनों का आवंटन करेंगे। ये आने वाले 10-20 सालों में आप देखेंगे कि जो ये एक दीर्घकालिक इनकी नीति चल रही है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों को यहाँ से धीरे-धीरे करके ये नीतियाँ बना करके खाली कराएं। निवासियों को पलायन करवा रहे हैं। कहने का मतलब यही, कहीं ना कहीं मूल निवासियों को प्लान करवा रहे हैं। और कई ऐसे मुद्दे हैं। धन्यवाद दीपक जी, आपने पहाड़ समाज को मौका दिया आज बात करने के लिए। और जो कांग्रेस का हमने इतिहास पहले बखूबी देखा है, टीपीएस रावत जी की जब इस टाइम पे लैंसो विधानसभा हुआ करती, विधानसभा हुआ करती थी, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे युवाओं को भर्ती का मौका दिया। कभी युवा भर्ती भी हो जाए टीपीएस रावत जी की उसमें। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का इतिहास रहा है। एक पत्रकार होने के नाते मैं ये जरूर कहूँगा कि वाकई में सरकार की अगर भौगोलिक परिस्थिति सुधरनी है, यहाँ के युवाओं को रोजगार देना है, तो आपको एक सही पार्टी का चुनाव करना होगा। मैं दीपक रावत, पहाड़ संवाद। धन्यवाद।